गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राम राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की हम इस वीडियो में जो हमारा वेव चल रहा था, यानी कि तरंग एवं ध्वनि वाला जो चैप्टर चल रहा था, उसकी दूसरी क्लास है और आज हम आगे का जो कार्यक्रम वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया भी जुड़ चुकी हैं और वो हमसे पूछ रही हैं कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। सीता मैया का बहुत बड़ा सवाल है ये कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है वो पेपर है, सॉरी, वो कब होगा, आपका एग्ज़ाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल का वो आपका पेपर कब होगा। ये माता पूछ रही हैं आपसे कि अमित सर जी बताओ। ठीक है नहीं भाई, तो बता दें कब होगा पेपर, बताओ। तो इस वीडियो में अगर आप चाहते हो कि आरपीएफ के लिए आपकी साइंस बहुत अच्छी हो जाए तो आप डेली आप क्लास ले सकते हो और आपकी जो साइंस है बहुत अच्छी मैं करा दूंगा। और डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूँ सुबह 8 बजे। ठीक है नहीं, ध्यान रखेंगे, डेली मैं सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। वहाँ से क्या है आपकी साइंस इंप्रूव हो जाएगी। तो बात रही सीता मैया के सवाल की कि भाई आपका जो आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अभी आपका जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024 से पहले नहीं होने वाला है। यानी कि आप ये मान लीजिए आपके पास दिसंबर 2024 तक का पूरा भरपूर समय है। आप साइंस भी बेहतर कर सकते हो, जीएस भी बेहतर कर सकते हो, मैथ भी बेहतर कर सकते हो और रीजनिंग भी, पूरा फुल समय है। आप इत्मीनान से क्लास लेते रहिए। आपका जो साइंस का पोर्शन है वो मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट की जो क्लास लाता हूँ मैं डेली 8 बजे, वो तो समझ लो तुम्हारे लिए रामबाण साबित हो रही है। तो एक बात तो समझ में आ गई। अब पूछोगे सर दिसंबर से पहले क्यों नहीं होगा, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन अभी जीडीसी वालों के एग्जाम चल रहे हैं, फिर डायरेक्ट कोटा जो डायरेक्ट वैकेंसी आई है एएलपी की उसका एग्जाम चलेगा, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 का चलेगा, फिर आरपीएफ की वैकेंसी आई थी तो उसका एग्जाम होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर से पहले नहीं होगा। फरवरी तक कह सकता हूँ मैं, जनवरी फरवरी तक कह सकता हूँ, इससे पहले नहीं हो सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य हमारा आज का ये टॉपिक है। आगे हम चलेंगे, टॉपिक से बहुत सारे तरंग धैर्य, आयाम, ये मान लीजिए आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, इन सारे टॉपिकों से जो क्वेश्चंस बनते हैं आज की वीडियो में हम पूरी अच्छे से तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि तरंग धैर्य क्या होती है। देखो तरंग धैर्य, ध्यान रखेंगे, इसके नाम में ही पूरी परिभाषा छुपी हुई है, वेव लेंथ। वेव यानी कि तरंग। तो आपको तरंग तो पता ही है ना कि तरंग क्या होती है। भाई मैंने आपको बताया था कि जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या है, हम तरंग बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उसके कण जो है तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने लगते हैं, और जब लंबवत कंपन करने लगते हैं तो उस प्रकार की तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग हम किसको बोलते हैं? जिसमें क्या है, कण के तरंग के चलने की दिशा के समांतर कण क्या है, कंपन करते हैं। तो उसमें क्या होता था, उसमें संपीड़न और विरलन का निर्माण होता था। संपीड़न में दाब अधिक घनत्व अधिक, विरलन में दाब कम घनत्व कम। इसमें क्या होता था, अनुप्रस्थ तरंगों में जब कण के जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के ऊपर नीचे कंपन करते हैं तो उसमें सुरंग और गर्त का निर्माण होता था। जब सुरंग और गर्त का निर्माण होता था तो क्रमागत 2 सुरंग या क्रमागत 2 गर्त के बीच की दूरी को ही हम तरंग धैर्य कहते हैं। आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा, विश्वास रखिए, पूरी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। समझ में आई है? समझो, देखो पहले अच्छे से समझो। आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कोई, आप ये तरंग मान लीजिए, ये आप मान लीजिए कोई तरंग है और जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। ये मैंने डायरेक्शन दिखा दी, ठीक है। और ये तरंग है हमारी, और तरंग किस प्रकार से जा रही है, ये इस प्रकार से हमारी तरंग की दिशा इस तरीके से ये है, कण हमारे जो है कंपन कर रहे हैं। ये जो हमारे कण है ना, कण, ये कण इस तरीके से कंपन कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि तरंग की दिशा ये है और इसके लंबवत कंपन कर रहे हैं, कभी ऊपर की तरफ कंपन कर रहे हैं, कभी नीचे की तरफ कंपन कर रहे हैं। तो इन तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जिन तरंगों में क्या है, कण के क्या समांतर कंपन करते हैं इस तरीके से, तो उसमें संपीड़न और विरलन का उत्पन्न होता है। बात समझ आ रही है? तो ये हम बात कर रहे हैं एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग ले ली है हमने ये। ठीक है नहीं, समझो मेरी बात। तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझे, समझो मेरी बात को, हम ये समझे कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, उच्चतम बिंदु, और एक होता है निम्नतम बिंदु, तो इसको हम बोलते हैं सुरंग।
क्या बोलते हैं इसको हम? सुरंग, ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट बोलते हैं। और इस वाले बिंदु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर। ठीक है, तो बात समझ में आया? इसको बोलते हैं हम सुरंग और इसको हम बोलते हैं गर्त। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? अब इसका पॉइंट, ये निम्नतम बिंदु है और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? उच्चतम बिंदु। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम सुरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको भी हम सुरंग बोलेंगे। तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा ये कहती है हमसे, क्या कहती है? मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या समझना आपको? कि दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। दो क्रमागत सुरंगों की बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप, ये निचला पॉइंट आपका ये हो जाएगा भाई। अगर आपकी वेवलेंथ ये वाली इस प्रकार से जाएगी तो मान लीजिए निचला पॉइंट, दोनों के निम्नतम बिंदु ये हो जाएंगे। जब निम्नतम बिंदु को हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये वाला भी क्या होगा हमारा भाई? ये वाला भी क्या होगा? ये वाला भी आपका गर्त होगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या हम बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इस वाली दूरी को भी हम क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? या आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जब कोई कण अपना पूरा साइकिल पूर्ण कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। कैसे तरंग दैर्घ्य बोलते हैं? मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ से चल के ये आया, ये गया और यहाँ तक आ गया। तो इसका जो है पूरा साइकिल हो गया। ये इसका क्या हो गया? पूरा एक साइकिल हो गया। या मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ये चला और ये चला और ये चला, तो यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी वो उसकी क्या होगी? तरंग दैर्घ्य होगी। यानी कि किसी कण को एक पूरा चक्कर करने में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। या आप ये कह सकते हो कि दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी, दो क्रमागत संघ या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य, देखो वेव का मतलब हो गया तरंग और लेंथ मतलब क्या हो गया? दूरी। तो तरंग की दूरी अर्थात तरंग दैर्घ्य। बात समझ में आई? आइए हम लिखने की प्रयास करते हैं कि तरंग दैर्घ्य हम कहते किसको हैं। बात समझने की कोशिश करना। तरंग दैर्घ्य हम किसको कहते हैं? देखो लिखेंगे, दो क्रमागत सुरंग या गर्त, भाई सुरंग हो या गर्त हो, दो क्रमागत सुरंग या गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। क्या कहलाती है भाई? वेवलेंथ कहलाती है। बात समझ में आई नहीं आई? इतनी सारी, अगर इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से तो इसको आप समझने की कोशिश करो। और समझो क्या चीज हमारे समझ में नहीं आई है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अगर आपसे ये पूछता है, देखो मेरी बात फिर से समझो, 1 मिनट और ले लेना आप, ठीक है? जब तरंग की दिशा के जिस दिशा में तरंग जा रही है तो उस दिशा के लंबवत अगर कण कंपन करते हैं तो उस तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो कण क्या होते हैं? ऊपर नीचे गति कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब ऊपर नीचे गति कर रहे होते हैं तो एक उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है और एक निम्नतम बिंदु प्राप्त होता है। यानी कि माध्यम का जो कण है ना, माध्यम का कण ये इस वाले पॉइंट, ये ऊपर मतलब इतना विस्थापित हो गया। कितना? कण जो है अधिकतम विस्थापन कितना हुआ? इस पॉइंट तक हुआ। तो जो अधिकतम विस्थापन हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। इसी को हम आयाम बोलते हैं। बात सुन आ रही नहीं? तो आयाम मैं आपको बताऊंगा, आयाम की परिभाषा समझाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ गए होंगे कि दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक क्या होना चाहिए भाई? मात्रक क्या होना चाहिए आप समझो ना। मैंने क्या बताया था? वेव लेंथ, दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? आप लोग मुझे बताओ भाई, दूरी का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे दूरी का मात्रक होता है सर जी मीटर। क्या होता है? मीटर। या आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो? एंगस्ट्रॉम। क्या बोल सकते हो? एंगस्ट्रॉम। ये भी किसका मात्रक है? ये भी तरंग दैर्घ्य का मात्रक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्राम में जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है? ये एक एंगस्ट्राम जो बराबर होता है 10 की पावर -10 के बराबर होता है। बात समझ में आई नहीं आई? अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छे से आप इसको नोट कर लेते हो, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट ले लो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चैनल पे अगर आप नए हो तो पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इतनी बेहतरीन कंटेंट पढ़ाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी बात ये है, समझ रहे होगे मेरी बात? तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने अभी क्या समझा? आपने समझा तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हेडिंग डाल देना कि आयाम किसे कहते हैं। भाई आयाम किसे कहते हैं? क्या डालेंगे आप हेडिंग? आयाम, 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 ठीक है। आयाम को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा, ये आप लोग अच्छे से समझेंगे। क्या समझेंगे? एम्पलीट्यूड क्या होता है कि माध्यम के जो कण होते हैं ना, कण, तो माध्यम का कण मान लीजिए इस पॉइंट पे होते हैं, ये माध्यम के कण है हमारे, ये माध्यम के कण है, ये यहाँ पे कण है, ये सारे के सारे क्या है भाई? ये कण है। इस तरीके से जिस दिशा में हमारी वो जा रही है, तरंग जा रही है, ये माध्यम के कण हैं। तो ये माध्यम के कण क्या होते हैं? ये माध्यम के कण क्या करते हैं? ये माध्यम के कण तरंग की लंबवत कंपन करते हैं। तो जब लंबवत कंपन करेंगे, ऊपर को कंपन करेंगे, तो अधिकतम कितना विस्थापन होगा? अधिकतम माध्य स्थिति है भाई। इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? इस स्थिति को बोलते हैं हम माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं माध्य स्थिति। मेरी बात समझने की कोशिश करना, माध्य स्थिति, माध्य स्थिति। तो जो माध्य स्थिति है हमारी, ये वाली जो पॉइंट जगह है, ये पूरी की पूरी माध्य स्थिति है। तो इस माध्य स्थिति से अधिकतम कितना ऊपर विस्थापित होंगे और अधिकतम नीचे कितना विस्थापित होंगे? तो भाई ये ध्यान रखना आपको कि भाई कण जब नीचे की तरफ आएगा तो नीचे को विस्थापित होगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की ओर विस्थापित होगा। यानी कि अधिकतम कितना विस्थापन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम आयाम बोलते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे कण का, लिखेंगे कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, कहलाता है। जैसे बात समझो, मैंने क्या काम किया भाई, मेरा जो हाथ है, मान लीजिए मेरे हाथ की लंबाई जितनी भी है, अब ये फिक्स हो गई ना कि भाई मेरे जो कण थे वो कितना ऊपर तक जा सकते हैं, फिक्स हो गया। अब मैंने ये हाथ मैंने इस तरीके से घुमाया, मान लीजिए ये मैंने हाथ इस तरीके से घुमा दिया, तो मैं इस तरीके से, ये इस तरीके से अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मूव कर रहा हूँ, मेरे हाथ की जितनी लंबाई होगी उतना ही तो मेरे ये कण आपस में इस तरीके से विस्थापित होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे हाथ की लंबाई कहीं ज़्यादा हो जाए, मतलब किसी साइकिल में मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो किसी साइकिल में मेरा हाथ 2 मीटर का हो जाए, धरती तक भिड़ जाए, या किसी साइकिल में और छोटा हो जाए। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो माध्यम का मेरा जो कण है वो जितना विस्थापित हो गया है वही मेरा क्या होगा? आयाम होगा, एम्पलीट्यूड होगा। यानी कि मेरा हाथ की लंबाई जितनी है, मेरा हाथ इतना ही विस्थापित हो सकता है, इतना ही लंबा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। मेरे हाथ की लंबाई जो है ये आयाम हो जाएगा। यानी कि अपने माध्य स्थिति में कण थे और वो जितना ऊपर तक विस्थापित हो रहे हैं, ऊपर नीचे, उनकी बात फिक्स हो गई ना, लिमिट है कि जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आएंगे, तो वही क्या हो जाएगा? आपका आयाम हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको तरंगदैर्घ्य भी समझ में आई होगी और आपको आयाम भी समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेकिन आप सोचोगे कि भाई आयाम का मात्रक क्या होता है, तो आयाम भी तो एक प्रकार की दूरी हो गई ना, ये वाली दूरी, तो इसका मात्रक लिखेंगे आप, इसका मात्रक, तो मात्रक क्या होता है भाई आयाम का? तो मात्रक होता है हमारा, क्या होता है? मात्रक ध्यान रखेंगे, मीटर होता है इसका मात्रक। क्या होता है? मीटर होता है। तो एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या होता है हमारे पास? मीटर होता है। ये बात ध्यान रखोगे आप लोग, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, ठीक है नहीं? आइए थोड़ा और समझने की प्रयास करते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं, आपको बताता हूं मैं आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा टॉपिक है, बहुत छोटा है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। आइए हम आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? आवृत्ति,
सॉरी, मक्खियाँ परेशान करती हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आवृत्ति क्या होता है हमारा, आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप लोग फ्रीक्वेंसी बारे में जानेंगे अब, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, नहीं ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति होती है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। समझाऊंगा मैं, पूरा इत्मीनान से विश्वास रखना और धैर्य रखना। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। भाई आप एक मान लीजिए, जैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता है आपको तो हमारे जो भारत में है ना, भारत में जो हमारे पास लाइट आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर बात करें अमेरिका में तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 60 हर्ट्ज। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो इंडिया में बिजली यूज करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है, कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मतलब 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि जो मेरे बल्ब जल रहा है, इस समय ट्यूबलाइट जल रही है मेरे मान लीजिए कमरे में, या कोई बल्ब जल रहा है और मैं इस समय वीडियो शूट कर रहा हूं तो वो रोशनी दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो बल्ब जल रहा है, लगातार जल रहा है, क्या वो कंटिन्यूटी जल रहा है, कंटिन्यू जलता है, नहीं जलता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड में वो 50 बार जल बुझ जाता है, 1 सेकंड में वो 50 बार जल बुझ जाता है। इसलिए हमें वो बल्ब इतनी तेज जल बुझता है 1 सेकंड में, हमें दिखता नहीं है कि कब जला कब बुझा, इसलिए हमें लगता है कि बल्ब हमारा लगातार जल रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मेरी बात आपको समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी मैं समझता हूँ। मैंने क्या बताया आपको, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो बल्ब होता है हमारा वो हमें लगता ऐसा है कि एकसार जल रहा है, कंटिन्यू जल रहा है, लेकिन वो जलता नहीं है एकसार कंटिन्यू, क्योंकि वो जलता बुझता है। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि हमें ये महसूस नहीं कर पाते कि कब वो जला और कब वो बुझ गया। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो मैंने यही बताया आपको कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में लगाई गई चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन बात करें इसके मात्रक की, भाई इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका होगा हर्ट्ज। क्या होता है भाई, हर्ट्ज, इसको हम बोलते हैं, एक मात्रक इसका ये है हर्ट्ज, ये हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा इसका ये भी पूछ लिया जाता है, दूसरा ध्यान रखना, आप कह सकते हो प्रति सेकंड, क्या कह सकते हो, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। ये आप ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, ध्यान रखेंगे, इस तरीके से लिखा होता है सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स हुआ या प्रति सेकंड हुआ या हर्ट्ज हुआ, तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये आवृत्ति के मात्रक है, आवृत्ति के मात्रक है। लेकिन आवृत्ति का सूत्र ध्यान रखेंगे, आवृत्ति का सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है, आवृत्ति का सूत्र, यहां से भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है रेलवे में, ध्यान रखेंगे। तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, आपने देखा होगा n बराबर होता है 1/t, यानी कि आवृत्ति क्या होती है हमारी, आवर्तकाल का उल्टा होता है। या आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, t बराबर 1/n, t बराबर 1/n। ठीक है, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि n क्या हो जाएगा हमारा, ये आवृत्ति हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये हमारा t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा हमारा आवर्तकाल। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आवर्तकाल और t में क्या है, ये रिलेशन होता है, और ये रिलेशन क्या होता है, ये मेरी बात यहाँ को समझने की कोशिश करना, क्या रिलेशन होता है इनमें, क्योंकि यहीं से पूछता है कि आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति वो आवर्तकाल का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ आई, यानी कि अगर आपकी आवृत्ति ज़्यादा है, आपकी जो तरंग है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा, आवर्तकाल कैसा होगा, कम होगा।
यानी कि उसकी आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा, कम होगा। यानी कि अब एक चक्कर जो पूरा करने में जो समय लेगा वो बहुत कम लेगा अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो धीरे धीरे वो जा रहे हैं। जैसे मेरी बात समझो, मैं अभी मेरे शब्दों को बयान करना, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी जो साउंड है ना, मेरी साउंड उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, और जब फ्रिक्वेंसी कम है तो मेरा क्या है, आवर्तकाल ज्यादा है। देखो 1 2 3, यानी कि इस समय मैं एक वर्ड को बोलने में 1 सेकंड ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई ना, तो मैं 1 सेकंड में 10 शब्द बोल गया, 10 अक्षर बोल गया। तो मेरी जैसे ही फ्रिक्वेंसी मैंने अपनी बढ़ाई तो मेरा आवर्तकाल क्या हो गया, घट गया। यानी कि मुझे अब 10 तक गिनती गिनने में कम समय लग रहा है। अगर मान लीजिए मैं अपनी आवृत्ति कैसे कर दूं, मैं आवृत्ति घटा दूं तो मुझे क्या है, ज़्यादा समय लगेगा। ये बात आप लोग ना अच्छे से गांठ बांध लेना, ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है, क्योंकि रेलवे हो या आरपीएफ हो, थ्योरी में पूछता है। अगर आपको ये केवल एक फॉर्मूला अच्छे से पता है और अच्छे से समझ में आ गया आवृत्ति का, कि साहब आवृत्ति होती है आवर्तकाल का उल्टा और आवर्तकाल होता है आवृत्ति का उल्टा, यानी कि आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं, ये कह सकते हैं। तो आवर्ती अगर आप किसी तरंग की ज्यादा है तो उस तरंग को क्या है, उस तरंग को पूरा एक चक्कर लगाने में आवर्तकाल उसका बहुत कम होगा, लेकिन उसकी आवर्ती अगर कम है तो आवर्तकाल बहुत ज्यादा, यानी कि समय ज्यादा ले रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से तरंग दैर्ध्य समझ में आई, उसके बाद आयाम समझ में आया, उसके बाद आपको क्या है कि आवृत्ति समझ में आई, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से समझ में आई, फ्रीक्वेंसी का मात्रक बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ से पुटअप होते हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ध्वनि, क्योंकि हम ध्वनि स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्वनि में हम पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुनने के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य तरंगे, उनके प्रयोग, उनको कौन सुन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में हम ध्वनि पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि घनत्व का हुआ, तापमान का हुआ, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई वैद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स रेज, गामा रेज, तो इन सब को पढ़ेंगे, तो तब जाके हमारा कहीं चैप्टर जाके फिनिश होगा। तो आइए हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो ना तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक जरूर पहुँच पाए, ठीक है। नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं ध्वनि को। अब हेडिंग डालेंगे ध्वनि। क्या डालेंगे भाई, ध्वनि। ध्वनि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई, हम साउंड बोलते हैं, साउंड। तो साउंड, यहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, साउंड के क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक आप लोग ध्यान रखना, साउंड का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो तरंग है आपकी, जो तरंग है, जो ध्वनि है, माफ़ी चाहता हूँ, जो ध्वनि है ना, ध्वनि, ये ध्वनि कैसी तरंग है, ये आपसे पूछ लेगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, जो आपकी ध्वनि है ना, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी है भाई, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे ये यांत्रिक तरंग भी है। कैसी तरंग है भाई, ये यांत्रिक तरंग भी है, यांत्रिक तरंग। यानी कि आप ये कह सकते हो ध्वनि के लिए बहुत पूछा जाता है, भर भर के टोकरों से पूछा जाता है, टोकरों से। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो टोकरों से पूछा जाता है। तो सीता मैया यही पूछ रही है हमसे कि ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती क्या है। सर जी पहले तो आप मुझे यही बताइए कि ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती क्या हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरंग में माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं उसको हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और जिस माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। इन्हीं तरंगों में क्या होता है, इन्हीं तरंगों में ध्यान रखेंगे संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है।
संपीड़न और विरलन। संपीड़न उस क्षेत्र को हम बोलते हैं जहां पे माध्यम के कण पास पास होते हैं, और जब माध्यम के कण पास पास होंगे तो वहां पे घनत्व ज्यादा होगा और प्रेशर भी ज्यादा होगा, इनकी डेंसिटी और प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और विरलन हम उसको बोलते हैं जहां पर माध्यम के कण दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होते हैं तो उस कंडीशन में विरलन की उपस्थिति बन जाती है, और जब विरलन की उपस्थिति बन जाती है, विरलन की कंडीशन बन जाती है, तो कण दूर दूर होते हैं तो प्रेशर कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है, यानी कि दाब और घनत्व कम होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये बात आप अच्छे से समझेंगे। तो अभी तो आपने यही जाना कि जो आपकी ध्वनि होती है ना, ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं ये कैसी तरंग है, ये कहोगे आप सर जी ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन में दे देगा आपको कि ये अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, या मान लीजिए रेडियो सूक्ष्म तरंग है, या गामा एक्स किरण है, या पराबैंगनी किरण है। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको क्या चुनना है कि साहब ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य के साथ साथ कैसी तरंग है, यह यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग हम कौन सी तरंगों को कहते हैं, यांत्रिक तरंग हम उन तरंगों को कहते हैं जो क्या है, जिनके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या पॉइंट लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ध्वनि लिखेंगे। ध्वनि के चलने के लिए, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु यह निर्वात में नहीं चल सकती। बात समझ में आई नहीं? जैसे आपने देखा होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो मैं एक रफली बता रहा हूं। देखो एक होता है प्रकाश, एक होता है प्रकाश, और एक होता है हमारे पास ध्वनि। क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता दूं। भाई प्रकाश क्या होता है हमारा, ध्यान रखेंगे, प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जो प्रकाश तरंगें होती हैं ये कैसी होती हैं, ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्यान रखोगे, कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। और ये कैसी होती हैं, ये होती हैं अनुदैर्घ्य। कैसी होती हैं भैया, ये होती हैं अनुदैर्घ्य। बात समझने की कोशिश करना, ये हमारी होती हैं अनुदैर्घ्य होती हैं। लेकिन इनको प्रकाश क्या निर्वात में चल सकता है, भाई निर्वात में चल सकता है। आप कहोगे चल सकता है, क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है, ध्वनि साहब निर्वात में नहीं चल सकती। बात समझ आई नहीं? तो आप ये समझेंगे कि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, आप कहोगे माध्यम की आवश्यकता नहीं। क्या इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता साहब होती है। ध्वनि बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि बिना माध्यम के गति नहीं कर सकती। तो आप ये कहोगे कि ध्वनि जो है हमारी अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग है, और हम ये बोलते हैं कि जब इसको माध्यम की आवश्यकता होती है तो हमारी ये कैसी तरंग है, आप कहोगे ये यांत्रिक तरंगें हैं। कैसी हैं भैया, ये यांत्रिक तरंगें हैं। कैसी तरंगें हैं, यांत्रिक तरंगें। और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वो कैसी तरंगें होती हैं, वो होती हैं हमारी अयांत्रिक तरंगें। क्या होती हैं, अयांत्रिक तरंगें। बात समझ में आई? तो हमने क्या सीखा, हमने दो ही चीजों के बारे में जाना कि एक प्रकाश तरंग है और एक हमारी ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग कैसी है, यांत्रिक तरंग है, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और ये निर्वात में इसीलिए नहीं चल सकती, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम के कण कैसे होते हैं, लंबवत कंपन, समांतर कंपन करते हैं, तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। और जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, इसीलिए हम इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है नहीं? और इसको हम अयांत्रिक तरंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक जो खेला था, जो आपको परेशान कर रहा था कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसको आप लिख लेना, साइड में नोट बना के एक तरफ से लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ध्वनि को आगे स्टार्ट करते हैं, और मैं इसको क्या है, इरेज कर देता हूं। क्या करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है नहीं, समझने की कोशिश करना। इरेज क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ताकि आप लोगों को दिख सके। ठीक है नहीं, ये सामने लिख दिया मैंने, आपको नोट करना है तो नोट कर लेना।
ठीक है नहीं। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जो हमारी ध्वनि थी ना, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु यह निर्वात में नहीं चल सकती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं कहना चाह रहा हूं कि ध्वनि की चाल, देखो ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ये बात आप समझेंगे अच्छे से कि ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल भाई क्या होती है, ये बात आप अच्छे से समझेंगे कि ध्वनि की चाल क्या होती है। देखो भाई, अगर ध्वनि की चाल आपसे पूछी जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप बताओगे कितनी चाल होती है? आपकी चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पूछा जाता है या आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस 332 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या 22 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन लगाओगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप मेरे से कहोगे, क्या कहोगे कि साहब होती है ये 343 मीटर प्रति सेकंड। ये बात अच्छे से गांठ बांध लेना कि 343 मीटर प्रति सेकंड क्या होती है, ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेल्सियस पर होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो 22 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल कितनी होती है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ध्वनि का बढ़ता क्रम या घटता क्रम कैसा होता है, समझो इधर मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो ध्वनि जो होती है ना हमारी, ध्वनि लिखेंगे, ध्वनि की चाल, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये सारे पॉइंट बता रहा हूं, एक पॉइंट मैंने ये बताया आपको, देखो ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया, दूसरा बता रहा हूं आपको। ठीक है नहीं, क्या है चाल, आपने देखा होगा भाई सर्वाधिक किसमें होती है, आप बोलोगे सर्वाधिक जो ध्वनियों की चाल होती है वो ठोसों में होती है कि नहीं होती है? मेरी बात समझो, पहले समझो, मैं समझाऊंगा अच्छे से। और उससे कम होती है हमारी द्रव में, और उससे कम होती है हमारी गैसों में। गैसों में क्या है, वायु भी आ जाएगी आपकी, है नहीं है? उससे कम नहीं होती है, निर्वात में चलती नहीं है, तो हम आगे उसको हम लेंगे ही नहीं। तो सबसे अधिक किसमें हो गई, ठोसों में हो गई। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ध्यान रखेंगे, ठोसों में जो चाल होती है लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। लेकिन अगर द्रवों में बात करें तो लगभग 1450 के आसपास, या आप ये कह सकते हो डायरेक्ट आप लिख लो 1500। डायरेक्ट कितना लिख लो आप, डायरेक्ट लिख लो 1500, याद रहेगा आपको, 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन गैसों में अगर बात करें तो गैसों में लगभग 330 के आसपास होती है। कितनी भाई, 300, मैं इधर लिख देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो गैसों का मैं यहां लिख देता हूं, ये गैसों का मैं इधर लिख रहा हूं। कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है गैसों में। आपने देखा, आपने क्या देखा भाई, निर्वात में, सॉरी माफी चाहता हूं, क्या है ये, हवा में ध्वनि की चाल है, वायु में, वायु एक प्रकार की, गैस ही एक प्रकार की। तो वायु में जो है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने मान लिया कि गैसों में लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड क्या होती है, ध्वनि की चाल होती है। और द्रवों में कितनी होती है, लगभग 1500 के आसपास। और ठोसों में कितनी होती है, लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो आप एक चीज समझ गए कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, ठोसों में होती है, और सबसे कम किसमें होती है, गैसों में होती है। मेरी बात समझ गए होगे, नहीं समझ गए, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए मैं कुछ इसके माध्यम से आपसे कुछ न्यूमेरिकल पूछता हूं, आप न्यूमेरिकल मुझे बताने की कोशिश करना, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जब हम उन पर चर्चा करेंगे तो 1 बाई 1 आपको ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 बाई 1 उसके आंसर मुझे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताना, अभी तुरंत बताना। जो हमारे साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों जुड़े हुए हैं, भरत भैया आज नहीं आए हैं, वो कल से क्लास में जुड़ेंगे। तो तीनों लोग हमारी क्लास का जो क्लास में जो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा अभी उनके आपको आंसर देने हैं, और आप लोगों को भी देने हैं इनके साथ में मिलके कि इनके आंसर क्या होंगे। थ्योरी अगर पढ़ ली है आपने तो अब तक की क्लास की, समझो। पहला क्वेश्चन देखो भाई, हमने ले लिया ठोस, क्या ले लिया भाई हमने, साहब हमने ले लिया ठोस, कोई दिक्कत नहीं है साहब,
ठोस ले लिया एक हमने, और एक हमने ले लिया द्रव, और एक हमने ले ली, क्या ले लिया भाई हमने, एक हमने ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ, है ना, एक हमने ले लिया, एक हमने ले लिया भाई गैस ले ली, ठीक है, क्या ले लिया हमने, गैस, और एक हमने ले लिया निर्वात। तो आप लोग मुझे बताओ इन चार ऑप्शनों में जो ध्वनि की चाल होगी वो सर्वाधिक किस में होगी। भाई ध्वनि की चाल जो होगी वो सर्वाधिक किस में होगी, भाई ध्वनि निर्वात में तो चलती नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ठोस द्रव गैस में मैंने आपको अभी बताया कि सर्वाधिक चाल जो होगी वो किस में होगी, आप कहोगे सर जी ठोसों में होगी। बात सही है कि नहीं सही है भाई, आप कहोगे कि ठोसों में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का आंसर आपको देना है कि भाई दूसरे का आंसर क्या होगा। मान लीजिए एक बार मैंने दे दिया आपको द्रव दे दिया, और एक बार हमने दे दिया निर्वात, समझते रही हो, और एक हमने दे दिया ठोस, और एक हमने दे दिया स्टील। क्या दे दिया हमने, स्टील। अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों में चारों में प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होगी। मैं एक बार देख लेता हूं, आप लोग तब तक आंसर दीजिए। ठीक दिख रहा है बिल्कुल एकदम। तो बताएंगे आप कि इन चार ऑप्शनों में, इसी प्रकार से बोल ऑप्शन दे रखे होंगे आपके आरपीएफ एग्जाम में या ग्रुप डी में कि द्रव, निर्वात, ठोस, स्टील, इसमें आपकी प्रकाश की चाल जो होगी सर्वाधिक किस में होगी। तो ध्यान रखेंगे स्टील में आपकी क्या होगी, आप स्टील लगाओगे, आप क्या होगी, स्टील में आपकी क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, सर्वाधिक क्या हो जाएगी, स्टील में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टील में हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई। अब तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे जो आपसे पूछा जाएगा। एक आपने ले लिया स्टील, क्या ले लिया भाई आपने ले लिया स्टील, समझो, और एक ले लिया हमने आयरन, एक ले लिया हमने स्टील, और एक हमने ले लिया लोहा, और एक हमने ले लिया निर्वात, और एक हमने ले लिया द्रव। अब आप बताओ इन चार ऑप्शनों में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होगी। तो आप मेरे से यही तो कहोगे साहब लोहा और स्टील में। तो लोहा से थोड़ा सा स्ट्रांग माना जाता है स्टील, लोहा से थोड़ा स्ट्रांग माना जाता है स्टील, इसलिए निर्वात में तो हमारी ध्वनि चलती नहीं है, और द्रवों में तो बहुत कम होती है, गैसों में उससे भी कम होती है। तो ठोस, द्रव, गैस, तो ठोसों में सर्वाधिक होती है। अब ठोसों में दो ही ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। जब दो ही ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, जब लोहा और स्टील दे रखा हो, तो आप आंसर क्या लगाओगे, आप लगाओगे स्टील लगाओगे। क्या लगाओगे भाई, आप लगाओगे स्टील लगाओगे। लेकिन एक बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आपके दिमाग को हिला के रख देगा। कैसे हिला के रख देगा, देखो आपने एक ले लिया, मान लीजिए एक ले लिया आपने निर्वात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब जी, कंफ्यूज करने के लिए तो एक दूंगा ही मैं। और आपने एक ले लिया स्टील, और आपने एक ले लिया, मान लीजिए स्टील नहीं ले रहे हैं इस बार, हम लोहा ले लेते हैं, और आपने ले लिया एक एल्युमिनियम, ठीक है, और एक आपने ले लिया द्रव। इन चार ऑप्शनों में बताना है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी। तो इसको ना वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका तोड़ आपको यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये मैं कुछ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इसका तोड़ यूट्यूब पे आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। क्यों मुश्किल से मिलेगा भाई, एल्युमिनियम दे रखा है, लोहा दे रखा है, निर्वात दे रखा है, द्रव दे रखा है, ठीक है नहीं। लेकिन एक काम करते हैं, इस निर्वात को हम हटा देते हैं। क्या करते हैं भाई, इसको हम निर्वात को हम इसको हटा देते हैं। तो निर्वात की जगह हम ये लिख लेते हैं, मान लो स्टील लिख लेते हैं। अब समझो स्टील। अब बताओ इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है नहीं। तो स्टील होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है आपको, नहीं वही वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको अच्छे से, तो इसलिए आप क्या रहने दीजिए, इसमें आप कर लीजिए गैसे कर लीजिए, आप समझ में आएगा गैसे। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो गैसे कर लेंगे। तो गैसे लोहा और एल्युमिनियम और द्रव। तो आप एक बात देखिए, जब इस कंडीशन में आप कभी भी फंस जाओ, जब इस कंडीशन में आप कभी भी फंस जाओ कि दोनों क्या हो, दोनों ठोस ठोस दे रखी हो, एल्युमिनियम भी ठोस है और लोहा भी ठोस है, और इन दोनों में तो होती नहीं है हमारी, लेकिन एल्युमिनियम के बारे में आपको पता नहीं है और लोहे के बारे में नहीं पता होता है। जब दो या चार
ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं और वो सारे के सारे ठोस हैं, तो उस कंडीशन में आप पता लगाना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है कि कौन सा ठोस होगा और किस में ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, इनका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। लोहे का परमाणु क्रमांक होता है 26 और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो ये ध्यान रखेंगे, परमाणु क्रमांक का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होती है ध्वनि की चाल। यहां पे नोट कर लेंगे, नोट करके लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूं, क्या नोट करके लिखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, ये हमारा परमाणु क्रमांक अपोजिट होता है किसके, ध्वनि की चाल के। किसके भाई, ध्वनि की चाल के। ये बात आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो ध्वनि की चाल के क्या है, जस्ट अपोजिट होता है हमारा, क्या होता है अपोजिट, परमाणु क्रमांक। ध्वनि की चाल अगर मान लीजिए ज्यादा होगी उस माध्यम में, तो वो तभी होगी जब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, एटॉमिक नंबर किसका कम है, एटॉमिक नंबर है एल्युमिनियम का सबसे कम। तो आप क्या बोलोगे कि ध्वनि की जो चाल होगी वो सर्वाधिक किस में होगी, ध्वनि की चाल होगी। सर देखो फिजिक्स में केमिस्ट्री मिला दी हमने आज, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। तो एल्युमिनियम में क्या होगी, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। भाई लोहे से ज्यादा जो चाल होगी वो किस में होगी, वो एल्युमिनियम में होगी ध्वनि की चाल। बात समझ में आ रही है। हम कहते ये हैं कि जिस माध्यम का जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है उसका घनत्व भी अधिक होता है, और जब माध्यम का घनत्व अधिक होता है तो ध्वनि की चाल उसमें कम होती है। अभी तक YouTube पर यही पढ़ाया गया है कि किसी माध्यम का घनत्व ज्यादा है तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि अगर घनत्व ज्यादा है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। होता यह है कि कठोरता, देखो घनत्व अलग एक शब्द है और कठोरता एक अलग शब्द है। तो कठोरता अगर ज्यादा है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, लेकिन अगर घनत्व ज्यादा है तो ध्वनि की चाल कैसी होगी, कम होगी। अगर आपके किसी मीडियम की हार्डनेस ज्यादा है तो ध्वनि की चाल कैसी होगी, ज्यादा होगी, लेकिन आपकी डेंसिटी हाई है तो ध्वनि की चाल कम होगी। मीडियम केस में तो यही होता है कि अगर डेंसिटी हाई है तो ध्वनि की चाल अधिक होती है। जैसे कि मान लीजिए ये सारे तीनों के तीन ऑप्शन यही है कि डेंसिटी हाई तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड हाई होगी, लेकिन आज मान लीजिए हार्डनेस आपकी अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। वो कब कंडीशन में होगी मैंने आपको समझा दिया है। ये तब ध्यान में रखना है जब 2 या 3 ऑप्शन कैसे हों, जब हार्ड हो, कठोर वाले दे रखे हों, जिनका घनत्व ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर आपको पता लगाना है कि ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो आप परमाणु क्रमांक का आप सहायता लेकर उसको क्वेश्चन का एलिमिनेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। ये बात अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो एक पॉइंट और रह गया है जो ध्वनि के चाल से रिलेटेड है, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं आगे चलता हूं, आगे चलते हैं, सॉरी। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, नोट करके लिखेंगे। मैं आपको नोट करके कुछ लिखवाना चाह रहा हूं, नोट करके उसको लिखना, ठीक है। नोट करके लिखना, आप लोग नोट करके क्या लिखोगे आप, ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन वाली वस्तु होती है ना, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल जो होती है ना, इस तरीके से लिखेंगे, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल कार्बन में अधिकतम होती है। कैसी होती है भाई, अधिकतम होती है, होती है। या कार्बन वाली वस्तुओं में, या कार्बन वाले वस्तुओं में कैसी होती है भाई, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। कहना क्या चाहता हूं कि जो कार्बन होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा, एक आपने सुना होगा, क्या सुना होगा भाई, पीतल सुना होगा, पीतल। तो पिताजी आपने नाम सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, कॉपर और क्या होता है, जिंक होता है।
पिताजी इसकी ट्रिक होती है अगर आपको याद रखना है। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। यदि आपके ऑप्शन में पीतल दे रखा हो, बाकी कोई और ऐसे ऑप्शन दे रखे हो, जैसे मान लीजिए आपको दे दूं मैं द्रव दे दूं और गैस दे दूं और निर्वात दे दूं और पीतल दे दूं, तो आप क्या लगाओगे, क्या द्रव लगाओगे? नहीं, आप ऑप्शन में क्या लगाओगे, पीतल राइट आंसर लगाओगे। क्या लगाओगे? राइट आंसर आप क्या लगाओगे, पीतल लगाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा आप लोग समझेंगे अच्छे से, कांसा। क्या है? कांसा। ये कांसा है। क्या है भाई? कांसा। कांसा। तो कांसा क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें कॉपर होता है और टिन होता है। कॉपर और टिन का क्या होता है, ये मिश्रण होता है कांसा। एक आपने नाम सुना होगा गन मेटल। गन मेटल। तो गन मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और क्या होता है, टिन होता है। भाई कॉपर होता है, जिंक होता है और टिन होता है, यानी कि एसएन होता है। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा सिल्वर, सॉरी जर्मन सिल्वर। क्या नाम सुना होगा आपने, जर्मन सिल्वर। मेरी बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये 4 ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं समझाऊंगा जब मैं हूं यहाँ पे, तो परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हाँ वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है। तो जर्मन सिल्वर, इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर भी होता है, इसमें जिंक भी होता है, लेकिन इसमें निकल होता है। आपसे पूछता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर जो होता है, क्या ये चांदी का अयस्क है? आप कहोगे नहीं, ये मिश्र धातु है। ये सारी की सारी कैसी हैं, ये सारी की सारी मिश्र धातु हैं। कैसी धातु हैं ये मिश्र धातु हैं और मिश्र धातु हैं। इसमें चांदी क्या होती है नहीं होती है? आप कहोगे चांदी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर, सिल्वर के नाम से पूछा जाता है, रेलवे में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होती है, या उनमें से कौन सा तत्व नहीं होता है। तो दे रखा होगा कॉपर दे रखा होगा, जिंक दे रखा होगा, निकिल होगा, चांदी होगा, तो आप धार देने लगाओगे, क्या लगाओगे, निकिल नहीं होगा, चांदी तो होता है। भाई जर्मन सिल्वर है, नाम है, चांदी तो होता है। तो आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके नाम तो होते हैं वैसे, लेकिन उनमें क्या वो चीजें विद्यमान नहीं होते हैं। जैसे आपने बोल दिया भोला, किसी व्यक्ति का नाम रख देते हैं भोला, तो वो भोला नहीं है, इतना कठिन, इतना वैसा व्यक्ति है, उससे कोई चीज मांग लो तो वो 10 सुना देगा तुम्हें, तो भोला व्यक्ति नहीं हुआ। ठीक है। तुमने देखा होगा किसी को बोल देते हैं नाम होता है भाई, जैसे मान लियो घनश्याम, या किसी को अंधा भी कह देते हैं, तो किसी व्यक्ति का नाम अंधा, काना, छोटा, कालू रख देते हैं, है नहीं है? तो क्या वो काला, अगर कालू उसका नाम रख दिया तो क्या वो काला व्यक्ति है? देखने में तो बहुत गोरा, लेकिन नाम क्या रख दिया उसका, को कालू रख दिया। कोई व्यक्ति मोटा है, उसका नाम रख दिया मोटू, तो क्या वो मोटू हो गया? किसी का व्यक्ति का नाम छोटू है तो क्या वह छोटू हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो सेम क्वेश्चन इसमें है कि जर्मन सिल्वर में क्या होता है आपका, इसमें चांदी नहीं होती है। नाम इसका भले ही जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती है। तो गाइस, ये आज की हमारी क्लास थी ध्वनि और तरंग से रिलेटेड। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि सुनने योग्य जो ध्वनि परास के अकॉर्डिंग हमारी जो तरंगें होती हैं, जैसे पराश्रव्य हुई, अपश्रव्य हुई, या फिर श्रव्य तरंगें हुई, या इनके प्रयोग क्या है, इनको कौन सोच सकता है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं, आप सभी से विदा लेते हैं, और जय हिंद साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।